नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्राम सभा क्या होती है। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को ग्राम सभा के बारे में आज भी नहीं पता है। भले ही वे ग्राम सभा में रह रहे हैं, लेकिन अगर हमें भारत के संविधान का एक पार्ट है और एक तरीके से देखा जाए, या हमारा तीसरा निकाय है, जैसे कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, और स्थानीय स्तर पर आप देखते हैं नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम सभा होती हैं दोस्तों। तो उसमें से एक पार्ट यानी कि तीसरे, यानी कि जो हमारा लास्ट इकाई है, यानी कि अंतिम इकाई जो हमारी है, ग्राम सभा होती है दोस्तों। तो ग्राम सभा के बारे में आज हम जानेंगे। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, भारत की कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देते हैं, तो यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप खुद एक ग्राम सभा से बिलोंग करने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है, आज आप वो चीज़ें जानेंगे जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, और जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, उनके बारे में आज जानेंगे आप, जिससे कि आपके एक तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं दोस्तों, बल्कि साथ ही साथ आपको एक तरीके से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। बात की जाती है कि ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों। ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज होती हैं दोस्तों। किस में दर्ज होती हैं? पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वे ग्राम सभा के लोग आते हैं। ग्राम सभा में एक ऐसा निकाय होता है जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, पहली बार बोला जाता है, या शासन की सबसे छोटी इकाई एक तरीके से गांव ही है या ग्राम सभा है। और इसमें उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों जिनका नाम ग्राम सभा के स्तर पर पंचायत की जो निर्वाचन सूची होती है उसमें सम्मिलित होती है, दर्ज होती है। उसे बोला जाता है एक तरीके से ग्राम सभा बोला जाता है। अगर हम भारत के संविधान के तहत देखें, तो भारत के संविधान की बात की जाए तो ग्राम सभा को संविधान के अनुच्छेद 243 ख में पूरी तरीके से परिभाषित किया गया है दोस्तों। अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख को देखते हैं, तो आपको संविधान यानी कि ग्राम सभा के बारे में और भी आवश्यक जानकारी सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक, तो अभी आपने देखा कि ग्राम सभा में किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो उन लोगों को शामिल किया जाता है दोस्तों जो ग्राम सभा यानी कि पंचायत के निर्वाचन सूची में दर्ज होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है ग्राम सभा में। तो कई लोगों से मिलकर एक सभा का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है ग्राम सभा दोस्तों। देखो, एक तरीके से अगर देखा जाए, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। ग्राम यानी कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है एक परिवार। परिवार से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है, और कई परिवारों से मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता है, और कई ग्राम जब मिल जाते हैं तो एक सभा का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट बात की जाए तो ग्राम सभा से जुड़े प्रावधानों को संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ग्राम सभा से जुड़े जो भी प्रावधान है मित्रों, ग्राम सभा से जुड़े जो भी प्रावधान है संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, ग्राम सभा में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसके परिभाषित किया गया है। फिर हमने देखा कि ग्राम सभा से जुड़े जो संबंधित प्रावधान है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। आप बाकी चीज़ें भले ही भूल जाइएगा तो मित्रों, लेकिन आप इन दोनों पॉइंट को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायतों का निर्वाचन काल दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाती है पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है। पंचायतों के कार्यकाल की बात करते हैं तो यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया जाता है। तो आप जानते हैं जो ग्राम प्रधान होते हैं मित्रों, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और सीधा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। आप सभी लोग भली भांति इसको महसूस कर सकते हैं। अभी हाल ही समय में ग्राम सभा का ग्राम पंचायत होने वाला है, यानी कि एक तरीके से ग्राम सभा का
चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, समय पर पूरा होने से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। देखो समय को पूरा होने से पहले भी क्या किया जा सकता है, ग्राम सभा को विघटित किया जा सकता है। तो इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। जैसे कि कैसे हो सकता है, इसकी निर्वाचन यानी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पहले भी क्या हो सकता है, विघटित हो सकती है, यानी ग्राम सभा मित्रों। ग्राम सभा यदि आपकी विघटित हो जाती है 5 वर्ष के पहले, तो एक तरीके से 6 महीने पहले यानी 6 माह खत्म होने की अवधि के पहले ही हमें क्या करना होगा, चुनाव करवा लेना है। कम से कम अगर जैसे आपका चुनाव, जैसे कि आप कह सकते हैं ग्राम सभा यानी कि पंचायत सभा यदि आपकी बीच में ही विघटित हो गई यानी कि ख़त्म हो चुकी है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना है। लेकिन एक कंडीशन और भी मैं आपको बताना चाहूँ, यदि मान लो 6 महीने बाद ही चुनाव होने वाला है, 6 महीने बाद ही चुनाव होने वाला है, तब क्या होगा, ऐसे चुनाव नहीं करवाया जाएगा, यानी कि पंचायत का चुनाव नहीं होगा। ठीक है, जो समय पूरा हुआ है वो एक तरीके से वो पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद ही नया चुनाव होगा। और एक कंडीशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरी कंडीशन है दोस्तों, यदि मान लो एक तरीके से नया, मान लो 5 साल का कार्यकाल होता है प्रधान का, ठीक है, ग्राम प्रधान का 5 साल का कार्यकाल होता है, मान लो 2.5 साल पर विघटित हो जाती है ग्राम सभा, एक तरीके से विघटित हो जाती है पंचायत सभा, तो क्या होगा, जब नया प्रधान आएगा तो जो बचे हुए 2.5 साल को उतना ही पूरा करेगा, ना कि वो 3 साल 2.5 साल और एक्स्ट्रा पूरा करेगा। जितना बचा हुआ 2.5 साल है उतने को ही पूरा करेगा, और फिर से दोबारा 2.5 साल बाद जो होगा नया निर्वाचन होगा मित्रों। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। तो जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताया वही चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वे कौन से लोग हैं जो एक तरीके से पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते हैं। अनर्हताएँ मतलब होता है अनएलिजिबिलिटी, मतलब जो योग्य नहीं है वे पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएंगे। वह कौन कौन से मतलब नियम हैं। पहली बात की जाती है राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य और उस प्रभावी कानून के अंतर्गत। देखो, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा यानी राज्य विधानमंडल के तहत निर्वाचित होने वाला है, उसके उद्देश्य से वह कर रहा है, तो वे लोग कौन होंगे, अनर्ह होंगे, यानी कि एक तरीके से अयोग्य होंगे। और दूसरी बात की जाती है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत, लेकिन किसी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। एक कंडीशन और भी आती है कि कौन से व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि उस व्यक्ति ने 25 वर्ष से कम आयु पूरा किया है तब भी उसे घोषित नहीं किया जा सकता है, और यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है तब भी उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ग्राम सभा यानी कि ग्राम प्रधान को तभी अयोग्य घोषित किया जा सकता है या तो उसकी उम्र जो है 21 वर्ष से कम है तब उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या उसने कुछ ऐसा काम किया है जो संविधान के उल्लंघन करता है तब भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसने एक तरीके से चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको नहीं माना या अनैतिक तरीके से उसका चुनाव हुआ है तब भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है मित्रों। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक तरीके से निर्वाचन होता है, जो एक तरीके से आपका निर्वाचन होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। जो ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ना कि केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग इन सारे कार्य को यानी कि एक तरीके से उनका नियंत्रण करना और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न करने की जिम्मेदारी भी वही रखता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उन्हें कौन नियुक्त करता है मित्रों, राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उसकी सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो पहले कंडीशन मैंने आपको बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया करवाई जाती है और चुनाव को खत्म कराने का भी, संपन्न कराने का जिम्मेदारी भी यही रखता है, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग का रखता है।
और राज्य निर्वाचन आयोग के जो कमिश्नर होते हैं, जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है मित्रों? राज्यपाल करता है। और उनसे संबंधित जो भी वेतन होंगे उनकी भी सेवा शर्तें वगैरह राज्यपाल ही निर्धारित करेंगे। लेकिन बशर्ते एक तरीके यहाँ पर बात ये भी कर ली जाती है, यदि इनको हटाना है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर होते हैं, जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, उनको यदि हटाना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे हटाया जाता है। यानी कि जो उच्च न्यायालयाधीश, जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालयाधीश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। और एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियुक्ति के बाद यदि इनकी एक बार नियुक्ति हो जाती है तो किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि उनके वेतन में ना ही एक तरीके से कम किया जा सकता है, ना उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार का कम किया जा सकता है। सिर्फ परिवर्तन अगर होगा तो बढ़ोतरी भले ही किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ें ऐसा नहीं किया जा सकता जो कम हो दोस्तों। बढ़ोतरी भले ही किया जा सकता है, वेतन में बढ़ोतरी, सुविधाएं में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती दोस्तों। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत के जो चुनाव है उसको संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी रखता है। और जो निर्वाचन आयोग के मुख्य कमिश्नर या आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनके नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उनकी सेवा शर्तें या पदावधि या वेतन वगैरह कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है। और यदि इनको हटाना है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट बातें मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यदि इनको एक बार नियुक्त कर लिया गया है तो इनके वेतन संबंधी या भत्ते संबंधी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो चीज़ें उनके कम हो सके। यानी कि बढ़ोतरी भले ही की जा सकती है वेतन भत्तों में, लेकिन कमी नहीं की जा सकती मित्रों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात की जाती है तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं शक्तियाँ और कार्य की बात करते हैं, ठीक है, अंदर जाइए। शक्तियाँ और कार्य, राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है। देखो, जो राज्य विधानमंडल है, पंचायतों को किसी भी प्रकार की शक्तियाँ चाहिए या अधिकार चाहिए तो वे कौन देगा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कौन होता है दोस्तों? जब आपका विधानसभा, ठीक है, राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद मिलकर और राज्यपाल मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? विधानमंडल का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी पंचायतों से संबंधित किसी प्रकार की शक्तियाँ चाहिए या अधिकार चाहिए, उसके फुलफिल यानी उसकी प्रक्रिया को कौन फुलफिल करता है दोस्तों? वो करता है विधानमंडल, ठीक। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शक्तियाँ और कार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा कि और भी क्या पंचायतों के अंतर्गत शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रत्योपित की जा सकती हैं। प्रत्योपित मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने से संबंधित पंचायतें काम कर सकती हैं, ये राज्य विधानमंडल उन्हें सौंप सकता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। और 11वीं अनुसूची में नेक्स्ट बात की गई, 11वीं अनुसूची के 29 मामलों को भी सूत्र में सम्मिलित किया गया है। आइए जानते हैं कि 11वीं अनुसूची में 29 मामले कौन कौन से हैं। तो एक बार मैं आपको वैसे ही ब्रीफ में थोड़ा बता दूंगा। कृषि से संबंधित, भूमि संबंधित, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन तथा कृषि खेती, लघु वन उत्पत्ति और लघु वन, और जिसमें खाद्य सम्मिलित, खादी वगैरह, ग्रामीण, ये सारे जो हैं पंचायतों के कानून के क्षेत्र में 29 विषय प्रक्रियात्मक रूप से विषय वस्तु में समाहित किया गया है, ठीक है। वो विधानमंडल इनको अधिकार या शक्तियाँ देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पीने के पानी अच्छा होना चाहिए, ईंधन, पशुपालन, सड़कें, ठीक है, ये सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ 29 विषय में है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। एक मिनट मित्रों, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त की बात कर लेते हैं, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है, जैसे कि पंचायतों को उपयुक्त कर यानी टैक्स लगाने को अधिकार दे सकता है, चुंगी कर यानी कि चुंगी टैक्स लगाने का अधिकार दे सकता है, शुल्क लगाने या उनको संग्रहण करने, किसी प्रकार का शुल्क लगाना, जैसे बाज़ारों में क्या होता है टैक्स लगाने, कई बार क्या होता है कि टैक्स लगा सकते हैं लोग,
ठीक है। एक और राज्य विधानमंडल इन्हें अधिकार देता है या अधिकार दे सकता है या स्वयं उसके पास अधिकार है। और राज्य विधानमंडल राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित करों, चुंगी, मार्ग शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल क्या होता है, क्या कर सकता है, इन चीज़ों को क्या कर सकता है, सौंप सकता है किसने, ग्राम पंचायतों को। नेक्स्ट बातें करते हैं, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान एवं सहायता दी जाती है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है दोस्तों, राज्य सरकार होती है, इससे ही इनको जो पंचायत होती हैं उनको क्या करती है, अनुदान देती है, यानी कि सहायता राशि प्रदान करती है। नेक्स्ट बात की जाती है, निधियों के गठन तथा अनुबंध करेगा जिसमें पंचायतों द्वारा दिया गया धन जमा होगा। अगर पंचायत जो एक प्रकार से टैक्स वसूलते हैं, अगर उन्हें टैक्स के लिए दिया गया है और उस टैक्स को क्या कर सकते हैं, वे पंचायतें क्या कर सकती हैं, राज्य विधानमंडल को जमा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं वित्त आयोग की। बात करें तो वित्त आयोग क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग को गठन किया जाता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किस लिए करता है, जो एक तरीके से सरकार यानी कि राज्य सरकारों के पास पैसे आए हैं, जो उनके पास टैक्स के रूप में पैसे आते हैं, जो कलेक्शन हुआ है, उनका वितरण करने संबंधी क्या करता है, सिफारिशें किया जाता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। कौन करता है, इसका गठन कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। जो क्या करेगा, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी कर, मार्ग एवं एकत्रित शुल्कों को क्या करेगा दोस्तों, पंचायतों के साथ क्या करता है, बंटवारा करता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आइए बात करते हैं मित्रों, 2-4 मिनट और वेट करिए आप लोग। नेक्स्ट बात की जाती है कि राज्यों की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाले अनुदान भी दिया जाता है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय भी सुझा सकता है कौन, राज्य विधानमंडल। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए या सौंपे जाने वाले कोई भी मामला होता है तो पंचायतों को मजबूत करने के लिए वित्त भी दिया जा सकता है। कौन दे सकता है मित्रों, वो है राज्य विधानमंडल। मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। देखो, जो पंचायत से संबंधित, मैं एक ही लाइन में अगर आपको समझाना चाहूँगा, पंचायत से संबंधित कोई भी नियम बनाएगा तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है। किसी भी प्रकार का नियम चुनाव से संबंधित से लेकर वित्त की व्यवस्था तक, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था से लेकर हर वो चीज़ें कौन सुझाएगा या कौन अधिकार देगा या कौन एक तरीके से अधिकार देगा या एक तरीके से ऐसे कहा जा सकता है उनको शक्तियाँ प्रदान करेगा, वो करेगा राज्य विधानमंडल करेगा मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और भी बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान। ठीक है। देखो, हमारे भारत के संविधान में भाग 11 और या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य कुछ चीज़ें क्या किया गया, बाध्यकारी किया गया है, कुछ चीज़ें क्या किया गया है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान के बारे में, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। ठीक है। अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान के बारे में अब हम संविधान के भाग 11 या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ चीज़ें ग्राम पंचायतों के लिए आज आप जानेंगे, जो इस चीज़ों को आपको जानने के बाद ही आपको ग्राम पंचायत समझ में आया। अभी तक जो चीज़ें आपने देखा वो एक तरीके से आपके समझ में तो आया कि विधानमंडल क्या कर सकता है, सारे नियम बना सकता है, ये आपने देखा। लेकिन अब आप जानेंगे कि जो ग्राम पंचायत होते हैं दोस्तों, उनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं बाध्यकारी होती हैं, यानी उनको करना ही चाहिए, और कुछ चीज़ें स्वैच्छिक होती हैं या विवेकाधीन होती हैं या वैकल्पिक होती हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए या करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे बाध्यकारी चीज़ें। अब आप जो आपका प्रश्न होगा, आपकी ग्राम प्रधान से आपका जो प्रश्न होगा, उसके बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आप प्रश्न कर सकते हैं। मात्र आप हमें 5 मिनट दीजिए, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है। 5 मिनट का आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा से। ठीक। तो अनिवार्य प्रावधान के बारे में बात करें तो एक गांव या गाँव के समूह में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है। यानी कि एक गांव है या गांव के समूह है तो ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। गांव स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक स्तर पर जिला पंचायतों की स्थापना होना चाहिए। देखो, यहाँ पर बताया गया कि अनिवार्य है एक गांव के लिए। देखो, ग्राम स्तर पर पंचायत होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर ब्लॉक होता है,
ठीक है, और जिला स्तर पर आप जिला पंचायत होती है दोस्तों। फिर इन्होंने बताया कि तीनों स्तरों पर सभी वोटों का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। ये भी एक तरीके से बाध्यकारी चीज़ें हैं कि तीनों स्तर पर, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तर पर आप जानते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। नेक्स्ट बात की जाती है दोस्तों, माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन जो माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं, उनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। और नेक्स्ट बातें की जाती हैं, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु आपकी होनी ही चाहिए। 21 वर्ष की आयु यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो आप ग्राम प्रधान नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है, सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों एवं प्रमुखों दोनों के लिए आरक्षण के भी प्रावधान किया गया है, जो कि एक अनिवार्य विषय है। तो आप जानते हैं कि सभी स्तरों पर, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और आज के लास्ट टॉपिक या लास्ट चीज़ों की बात की जाए तो स्वैच्छिक प्रावधान की बात कर लेते हैं। विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र के विशेष के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों, पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों संसदों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, पंचायतों के नेक्स्ट बात की जाती है, पंचायतों के किसी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्यों के लिए प्रमुख आरक्षण। जैसे आप जानते हैं, अब मैं आपको बता ही देता हूँ एक ही बार में। आप जानते हो कि एससी, ओबीसी और जनरल 3 सीट आती हैं ग्राम प्रधान में, आप जानते हो। तो कभी एससी आते हैं, कभी ओबीसी, कभी जनरल आती है। ये आती है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर। अगर एससी वाले वर्ग के लोग ज़्यादा हैं तो एससी की सीट ज़्यादा आती रहेगी, ओबीसी वर्ग वाले लोग ज़्यादा हैं तो ओबीसी की सीट आती रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ निर्धारित नहीं है कि जनरल ही आए, या यहाँ पर कई चीज़ें निर्धारित नहीं है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं जनरल वाले भी ज़्यादा रहेंगे तब भी आ सकती है, ऐसा भी कहना कोई अनुचित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, पंचायतों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए शक्तियों और दायित्वों का प्रत्यावर्तन। ठीक है, और संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों में सभी को संपन्न करना है। और पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, अर्थात उन्हें उचित कर, पद कर, यानी आप जानते हैं टोल टैक्स, शुल्क, यानी कि एक तरीके से जाने रास्ते वाला कर जो होता है, और शुल्क आदि के आरोपण संग्रहण के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, विधानमंडल द्वारा। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है, और ग्राम सभा यानी प्रधान कौन बन सकता है, राज्य आयोग का राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में आपको मैंने भली भांति परिचित करवाया। तो मित्रों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।